मैं मालिक के बंगले के बाहर में पकोड़े बेचता था। एक दिन उसकी पत्नी मुझसे पकोड़े खरीदने आई और मेरे पास अपना एक बैग रखवा कर बोली, ये मेरी अमानत है, जल्दी आकर मैं आपसे ये ले लूँगी। फिर कई साल गुजर गए मगर वह अपनी अमानत मुझसे वापस लेने नहीं आई। मैं एक छोटी सी रेहड़ी से बड़े बड़े होटलों का मालिक बन गया। एक दिन अचानक मेरी नज़र जगदीश साहब की पत्नी पर पड़ी जो फटे पुराने कपड़ों में सड़क पर बैठी थी। मैं भागता हुआ उसकी अमानत लौटाने गया। उन्हें देखकर मैं हैरान रह गया था। वह मुस्कुराई और बोली, इसे एक बार खोलकर तो देखो। मैंने कांपते हाथों से जैसे ही बैग खोला, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं एक मामूली सा पकौड़ा बेचने वाला था। जगदीश मालिक के बंगले के करीब एक छोटी सी रेहड़ी लगाता था। सुबह से शाम तक मेरा वही कारोबार था और बस यही मेरी जिंदगी काटने का जरिया था। चाहे बारिश हो या तेज धूप, मैं रोज अपना ठेला वहीं लगाता था। सड़क पर चलते लोग, ऑफिस से आते जाते कर्मचारी, बच्चे, सभी लोग मेरे ग्राहक थे। लेकिन मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। मैंने जिस दिन से होश संभाला, तंग हाली में गरीबी को ही अपनी किस्मत बनते पाया। मेरी माँ बीमार रहती थी और उनकी दवा के लिए अक्सर मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मैं हर दिन यही कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पकोड़े बेचूं ताकि घर के खर्चों के साथ साथ माँ के इलाज के लिए भी दवा खरीद सकूं। मेरी माँ बहुत ही नरम दिल की थी और हर वक्त मेरे लिए ऊपर वाले से प्रार्थना किया करती थी। वह हमेशा कहती, बेटा देखना, एक न एक दिन भगवान तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर देगा। बस तुम ईमानदारी से जियो और कभी किसी का हक मत मारना। दिन भर की मेहनत के बाद जब मैं शाम को कमाई लेकर घर लौटता तो सबसे पहले अपनी माँ के लिए दवा खरीदता। अगर कभी कुछ पैसे बच जाते तो रास्ते में किसी ठेले से एक दो सेब या केले खरीदकर घर ले आता। जब भी मैं अपनी माँ के लिए कुछ लेकर आता तो वह मुस्कुराकर मेरे सिर पर हाथ रखती और मुझे दुआएं देती। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, भगवान तुम्हारी किस्मत में सारी खुशियाँ लिख दे, तुम्हें इज्जत दे। मेरी माँ की ये दुआएं मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई थी। मुझे याद है वह दिन जो रोज के आम दिनों जैसा ही था। मैं ताज़ा पकोड़े तल रहा था। गर्मा गर्म पकोड़ों की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। कुछ लोग आकर खरीद रहे थे तो कुछ लोग आगे निकल रहे थे, मगर मेरा ध्यान ज़्यादातर अपने तेल में उबलते हुए पकोड़ों पर ही था। अचानक एक बहुत ही आलीशान महंगी गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी। मैंने चौंक कर देखा। ये वही गाड़ी थी जो अक्सर जगदीश साहब के घर के बाहर खड़ी नजर आती हैं। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक औरत बाहर निकली। उसने अपने चेहरे को एक शॉल से ढका हुआ था। बस उसकी आंखें नजर आ रही थी और वे आंखें ऐसी थी जैसे उनके अंदर कोई बहुत बड़ा तूफान छुपा हो। वह धीरे धीरे मेरी तरफ आई। मैंने फौरन अपने दोनों हाथ झाड़कर साफ किए और उनकी तरफ आगे बढ़कर कहा, मैडम कुछ पकोड़े दूं? मैंने जल्दी से अखबार में कुछ पकोड़े लपेटे और उनके हाथ में दे दिए। वह खामोशी से खड़ी रही, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन वह कह नहीं पा रही थी। फिर अचानक उन्हें एक छोटा सा काला चमड़े का बैग मेरे ठेले पर रखा और बहुत धीरे से बोली, ये मेरे लिए बहुत कीमती है, इसे अपनी अमानत के तौर पर अपने पास रख लो, मैं बहुत जल्द आकर इसे ले लूँगी। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मेम साहब, लेकिन ये तो आपका सामान है, ये मेरे पास कैसे? उन्होंने तुरंत अपना हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। बस रख लो, मैं वापस आकर ले जाऊंगी बहुत जल्द। मैंने उनके लहजे में एक अजीब सी बेचैनी देखी, जैसे कोई मजबूर इंसान आखिरी सहारे की तलाश में हो। मैंने फिर कुछ नहीं कहा, बैग उठाया और अपनी रेहड़ी के कोने में रख दिया। वह तुरंत पलटी, अपनी गाड़ी में जाकर बैठी और चली गई। फिर वह दिन गुजर गया। फिर एक और दिन, एक हफ्ता और एक महीना बीत गए, लेकिन वह वापस नहीं आई। शुरुआत में तो हर रोज उस बैग को देखता और सोचता कि शायद वह इसे भूल गई हैं या फिर बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई हैं। वक्त गुजरता गया, लेकिन उस बैग की मालकिन वापस नहीं आई। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे उस बैग के बारे में पूछा, बेटा ये बैग कैसा है? मैंने माँ को सारी बात बता दी। वह सुनकर खामोश हो गई। फिर बोली, बेटा ये तो किसी की धरोहर है और किसी की धरोहर को कभी भी गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। जो भी हो, तुम इसे मत खोलना। मैंने माँ की इस बात पर सिर हिला दिया। जी माँ, मैं इसे कभी नहीं खोलूँगा। लेकिन मेरे दिल में कई तरह के सवाल उठते रहते थे।
अगर ये बैग इतना कीमती था तो वह इसे वापस लेने क्यों नहीं आई? कहीं इसमें ढेर सारी दौलत तो नहीं भरी या फिर इसमें कोई राज छुपा हो। लेकिन मैंने अपनी माँ की नसीहत पर अमल किया और कभी भी बैग को खोलने की हिम्मत नहीं की। जिंदगी अपनी रफ्तार में चलती रही। मैं रोज़ पकोड़े बेचता, जो भी कमाई होती उसमें से अपनी माँ की दवाई खरीदता और उनके लिए कुछ फल लाता। जो बचता वह घर के खर्चों में लग जाता। कई बार ऐसा होता कि माँ की दवा के पैसे भी मेरे पास नहीं होते थे, तो मैं खुद भूखा रहकर उनके लिए दवा खरीद लाता। माँ मेरे सिर पर हाथ रखती और कहती, बेटा देखना, तुम्हारी किस्मत में खुशियाँ जरूर आएगी, बस धैर्य रखो। और मैं धैर्य रखता चला गया। मैं नहीं जानता था कि ये बैग एक दिन मेरी तकदीर बदल देगा। वक्त गुजरता गया और मेरी मेहनत रंग लाने लगी। मैंने पकोड़े मशहूर हो गए। लोग मेरी ईमानदारी की कस्में खाने लगे। धीरे धीरे मैंने एक छोटा सा होटल खोल लिया। मेरी माँ की दुआएं मेरी कामयाबी की सीढ़ियाँ बनती गई। लेकिन वह बैग अभी भी मेरे पास था। हर रात जब मैं अपने होटल के कोने में उस बैग को देखता तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती। ये बैग अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था, मगर मैं ये नहीं जानता था कि ये बैग तो मेरा नसीब लिखने वाला है। वह दिन गुजर गया, फिर एक और दिन गुजर गया, फिर एक हफ्ता और फिर महीने, लेकिन वह औरत अभी भी वापस नहीं आई। शुरुआत में रोज़ उस बैग को देखता था और सोचता था कि कहीं ये कोई पैसों से भरा हुआ बैग तो नहीं है, मगर मेरे दिल में एक डर सा बैठ जाता था। ये तो किसी की अमानत है, मैं इसे कैसे खोल सकता हूँ? और ऐसी कीमती बैग तो अमीर लोग ही रखते हैं, कहीं इसमें हीरे जवाहरात तो नहीं है या फिर किसी की ब्लैक मनी। मन में आता कि एक बार खोलकर देख लूं, मगर फिर से हमेशा अपना सिर झुका देता। कभी हिम्मत नहीं उसे खोलने की। साल गुजरते गए। मैंने अपने काम में बहुत मेहनत की। छोटे से ठेले से एक छोटा सा होटल खोल लिया और फिर वही होटल बड़ा हो गया। फिर मेरा होटल पूरे शहर में मशहूर हो गया। मेरी किस्मत बदल गई, लेकिन वह बैग अभी भी मेरे पास था, बिल्कुल वैसा का वैसा। बहुत बार सोचा कि शायद वह मेम साहब मर गई होगी या फिर कहीं चली गई होगी, मगर मैंने कभी उस बैग को खोलने की हिम्मत नहीं की और न ही किसी को देने की, ये सोचकर कि ये तो किसी की अमानत है। वह अब अमानत का बोझ मेरी आत्मा पर था। मुझे नहीं मालूम था कि बरसों के बाद जब मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी होगी, तब एक दिन मैं उन्हीं आंखों का सामना करूंगा, लेकिन इस बार वह आंखें एक भिखारी की होगी। वक्त भी बहुत अजीब है, कभी किसी के लिए बहुत तेज दौड़ता है तो कभी किसी के लिए बिल्कुल ठहर जाता है। मेरे लिए भी वह कुछ देर के लिए ठहरा था और फिर धीरे धीरे चलने लगा। वह मेम साहब जिन्होंने वह काला चमड़े का बैग मेरे ठेले पर पाया था, एक दिन भी लौट कर नहीं आई। पहले दिन मैंने सोचा कि शायद वह व्यस्त हो गई होगी। दूसरे दिन सोचा कि शायद कोई मजबूरी आ गई होगी। तीसरे दिन दिल ने कहा कि बैग छोड़कर वह भूल गई होगी। लेकिन फिर अपने ही सवालों पर मुझे झिझक महसूस हुई। भला कौन भूल सकता है ऐसी चीज़ों को जिसे वह अपनी जान से ज़्यादा कीमती समझता हो। अब मैं बहुत ही अजीब कसमकस में था। वह बैग मेरे ठेले के नीचे रखा हुआ था और रोज़ जब मैं अपनी रेडी लगाता तो एक लम्हे के लिए मेरी नज़र उस पर जरूर जाती। मन में बहुत ख्याल भी आते और कुछ डर भी। कई लोगों ने मुझे राय दी, ये कोई अपने तजुर्बे और अपनी नीयत के हिसाब से राय देता था। भाई, ये तो तुम्हारी किस्मत है कि किसी अमीर औरत का ये खजाना तुम्हें मिल गया है। खोल कर देखो, शायद जिंदगी बदल जाएगी। कुछ लोगों ने तो हंसी में कहा, यार तुम तो बस पकौड़े ही बेचने वाले हो, किस्मत ने तुम्हें एक मौका दिया है, इसे बेकार मत करो। मगर मैं हर बार सिर झुका देता। मैं इस अमानत को हाथ नहीं लगा सकता था। मगर क्या मेरा दिल वाकई में सुकून में था? दिन तो व्यस्तता में गुजर जाता था, मगर जब रात आती सब लोग थककर सो जाते, होटल की रोशनी जब चारों तरफ जगमगा रही होती, तो कभी दिल में मेरे एक ख्याल उठने लगता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर मैं इस बैग को खोला तो कोई मुसीबत मेरे गले आ पड़े। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल घूमते, मगर एक आवाज़ हर बार मुझे रोक देती, ये किसी की अमानत है, अगर तुमने इसे खोला तो बहुत गलत होगा। ये मेरे ज़मीर की आवाज़ थी, जो सबसे बड़ी आवाज़ होती हैं, और मैं हमेशा अपने ज़मीर की ही मानता था। वक्त आगे बढ़ता रहा। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आते गए। रेडी से होटल, फिर एक होटल से दूसरा।
मैंने अपनी मेहनत से अपना मुकाम बना लिया था, लेकिन वह बैग अभी भी मेरी अलमारी के अंदर किसी खजाने की तरह पड़ा था। लेकिन वह एक ऐसा खजाना था जिसे मैं खोल नहीं सकता था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे ईमान को झकझोर कर रख दिया। यूँ हुआ कि एक दिन मैं होटल का हिसाब किताब निपटा कर घर लौट रहा था। मेरी जेब में उस वक्त कुछ रकम थी जो दिन भर की कमाई थी। दिल में सुकून था कि अब माँ के लिए दवा और कुछ फल खरीद लूँगा। उस वक्त गलियाँ बहुत सुनसान थी। एक स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। मैं धीरे धीरे अपने मोहल्ले की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक 3 आदमी मेरी तरफ बढ़े। उन्होंने कहा, ए जरा रुको। मैं ठिठक गया। तीनों के हाथ में चमकते हुए चाकू थे। उनके चेहरे आधे ढके हुए थे। वो बोले, जो कुछ भी जेब में है निकाल दो। एक ने बहुत ही गुस्से भरे लहजे में कहा। तो मैं घबरा गया, मगर मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की। भाई साहब, मेरे पास बस थोड़े ही पैसे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने दबी हुई आवाज़ में कहा, मगर उन्होंने मुझे दबोच लिया। एक ने मेरी जेब में हाथ डाला और सारी रकम निकाल ली। ये क्या है, सिर्फ बस इतना पैसा? वह गुस्से में चिल्लाया। मुझे तो लगता था कि तू अच्छा खासा कमाता होगा, हमें बेवकूफ़ मत बना। मैंने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा लहजा उस वक्त सख्त था। तो उस चोर ने मुझे धक्का दिया और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। मेरे हाथ छिल गए थे, कपड़ों पर मिट्टी लग गई थी। तभी अचानक से मुझे वह बैग याद आया। अगर आज मैं वह बैग अपने साथ ला रहा होता तो आज ये लोग न जाने क्या कर डालते, शायद मुझे जान से भी मार डालते। ये सोचकर मेरे अंदर खौफ की लहर दौड़ गई, मगर साथ में ये यकीन भी पक्का हो गया कि मैंने बिल्कुल सही फैसला किया था। अब उस बैग को खोलने का किसी और को देना मेरे लिए किसी भी खतरे से खाली नहीं था। इस दौरान एक तरफ से पुलिस की गाड़ी सायरन बजा और चोर घबराकर जल्दी से अंधेरी गलियों में भाग गए। मैं जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। मेरी सांसें बहुत तेज थी और दिल धड़क रहा था। मैंने खुद को संभाला और धीरे धीरे उठा। पुलिस की गाड़ी आगे बढ़कर रुकी। उसमें से एक कांस्टेबल उतरा और मेरी तरफ आया। क्या हुआ भाई साहब, ठीक तो है? मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक तो हूँ, मगर चोर पैसे ले गए। वह बोला, ये इलाका रात में बहुत खतरनाक हो जाता है, सतर्क रहा करिए। मैंने हाँ में सिर हिलाया और फिर जैसे तैसे घर पहुंचा। जब मैं घर पहुंचा तो माँ मेरा इंतज़ार कर रही थी। दरवाज़ा खुला तो वह तेज़ी से मेरे पास आई। बेटा, सब ठीक तो है ना? मैंने मुस्कुराकर उसे तसल्ली दी। हाँ माँ, सब ठीक है, बस कुछ लोग रास्ते में मिल गए थे, मगर कोई बड़ी बात नहीं हुई। माँ ने मेरे चेहरे को ध्यान से देखा, फिर मेरे जख्मी हाथों को देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, भगवान तुम्हें सलामत रखे। तुम हमेशा सही रास्ते पर चलो और कभी भी किसी का लेकर बुरा मत सोचो। ये सुनकर मेरा दिल कांप गया। माँ को तो मालूम ही नहीं था कि इस वक्त मैं किस कश्मकश में गुजर रहा हूँ, मगर वह हमेशा मेरे लिए यही दुआ करती थी। मैंने खुद से भी फिर से वादा किया, ये बैग ना कभी खोलूँगा, ना कभी किसी को दूंगा, जब तक इसका असली मालिक वापस ना आ जाए। वो रात मेरी ज़िंदगी का एक सबक बन गई थी। मैंने समझ लिया था कि अगर अचानक से कोई औकात से बाहर चीज़ हमारे पास आ जाती है तो असल में वह हमारी नीयत का इम्तिहान भी हो सकती हैं। ये बैग शायद मेरी तकदीर को बदल सकता था, लेकिन अगर मैं इस गलत तरीके से खोलता तो शायद ये मेरी बर्बादी का कारण भी बन सकता था। मैंने फिर से उस बैग को अपनी अलमारी में गहराई में रख दिया, जहाँ किसी की भी नज़र न पड़े। वक्त गुजरता गया। मैं दिन रात मेहनत करता रहा। होटल तरक्की करता गया। जिंदगी में खुशहाली आई, मगर वह बैग अभी भी मेरे पास था, जिसमें वक्त की धूल चढ़ती जा रही थी, लेकिन वह बिल्कुल सुरक्षित था। मेरे कर्मचारी, मेरी करीबी दोस्त सभी हैरान होते, यार इतने साल हो गए, अब तो वह मेम साहब भी नहीं आएगी, छोड़ दो इस बात का ख्याल। लेकिन मैं नहीं मानता था। मैंने उस बैग को अपने कमरे में एक छोटी सी अलमारी में सुरक्षित रख दिया था। वह एक खामोश राज बन चुका था, जिसे सिर्फ मैं जानता था। कई बार दिल में सवाल उठता कि क्या वह औरत जिंदा भी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह किसी हादसे का शिकार हो गई हैं? कहीं उन पर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? मैं कई बार जगदीश मालिक के घर के सामने से गुजरा, लेकिन वह जगह भी अब बदल चुकी थी। वहाँ अब नए लोग नजर आते थे। कभी सोचता था कि जाकर पूछूं, लेकिन फिर रुक जाता। ये मेरा हक नहीं था। एक दिन जब मैं अपने दफ्तर में बैठा था
तो दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। मैंने अपने अलमारी में वह बैग निकाला और उसे गौर से देखा। उसका चमड़ा अब कुछ फट चुका था। वक्त की मार ने उसे बहुत पुराना कर दिया था, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं की उसे खोलने की। ये राज मेरा नहीं था, मैं इस पर कोई अधिकार नहीं रखता था। मैंने खुद से कहा, मैं अपनी आखिरी सांस तक इस बैग को नहीं खोलूंगा जब तक इसकी असली मालकिन खुद वापस नहीं आएगी। लेकिन क्या मालकिन कभी वापस आएगी, यह सवाल मेरे जहन में हर रोज़ गूंजता रहता था और फिर मैं उसे झटक देता था। अब मेरे पास पैसा था, इज्जत थी, शहर में मेरा नाम था। लोग अब मुझे पकोड़े वाला नहीं बल्कि एक कामकाज होटल चेन का मालिक कहते थे। लेकिन मैं भूल नहीं पाया कि ये कामकाजी के साथ साथ वह बैग भी मेरी जिंदगी का सबसे कीमती राज है। फिर एक दिन सालों बाद अचानक मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी। जिंदगी के भी अजीब रंग होते हैं। कई बार वह हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ हम अचानक ही सालों पहले खोए हुए लोगों के सामने आ जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सालों के बाद एक दिन जब मैं अपने होटल का चक्कर लगाने के बाद शहर के सबसे बड़े बाजार से गुजर रहा होऊंगा तो मेरी नज़र अचानक किसी ऐसे चेहरे पर पड़ेगी जिसे मैं शायद कभी भूल नहीं पाया था। ये हर रोज़ की तरह एक आम दिन था, मगर मेरी किस्मत ने इसे बहुत खास बना दिया था। मैं शहर के बीचों बीच अपनी गाड़ी में बैठा था और सिग्नल पर रुका हुआ था। सड़क पर गाड़ियों का शोर था, दुकानदारों की आवाज़ें और फेरी वालों की पुकार हमेशा की तरह गूंज रही थी। मैं आज खुश था। जिंदगी ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया था। मैंने अपनी मेहनत की कमाई से इज्जत पाई और अपनी गरीबी को हरा दिया था। आज शहर के सबसे बड़े होटल में मेरी गिनती होने लगी है, मगर मुझे क्या मालूम था कि आज का दिन मेरे अंदर के सुकून को हमेशा के लिए तबाह कर देगा। मैं गाड़ी में बैठा आराम से आसपास के नज़ारों का जायजा ले रहा था कि अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे बैठी एक औरत के चेहरे पर पड़ी। मेरा हाथ स्टीयरिंग पर ही जम गया। उसके पुराने कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, झुर्रियों से भरा चेहरा, वही आंखें जिन्हें मैं बरसों पहले अपनी रेडी के पास खड़ा देखा था। जगदीश मालिक की पत्नी थी ये। मैं जैसे सांस लेना भूल गया था। ये वही औरत थी जो कभी महंगे कपड़े, कीमती गहने और तरह तरह की खुशबुओं से लिपटी रहती थी, जिसके माथे पर कभी भी परेशानी की एक लकीर तक नहीं आती थी। और आज वही औरत बिना चंपल के मेली शॉल ओढ़े सड़क पर बैठी है। उसकी नज़रें बेमकसद कहीं खोई हुई थी, जैसे वह खुद को पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैं तो सन्न रह गया था। ये कैसे मुमकिन था? ये इस हाल में यहाँ पर क्यों बैठी है? जगदीश मालिक ने इसके साथ क्या किया? क्या वह वाकई जिंदा थी? उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ सांस लेने वाली लाश बन चुकी हैं। मेरी आंखों के सामने वह पल घूम गए जब सालों पहले उन्होंने वह काले चमड़े का बैग मेरे हवाले किया था और कहा था, ये बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। मगर फिर वह कभी वापस नहीं आई और आज जब वह मुझे वापस मिली तो इस हाल में मुझे फिर एक चीख सुनाई दी। ये आसपास के लोगों की आवाज़ नहीं थी, ये मेरे अंदर से उठ रही थी। क्या तुमने सही किया? सालों तक तुम इस बैग की रखवाली करते रहे, मगर उस औरत की हिफाजत नहीं कर सके जिसकी ये अमानत थी। क्या तुमने उसे ढूंढने की कोशिश की? बस इंतजार ही करते रहे कि एक दिन वह खुद आकर कहेगी, बेटा मेरी अमानत दे दो। मेरे अंदर एक तूफान सा उठ रहा था। मेरा अपना ज़मीर मुझे चीख चीख कर झकझोर रहा था और इस वक्त मुझे अपनी माँ की वह आखिरी रात की बात याद आई। वह रात जब वह बहुत कमज़ोर हो गई थी, जब मैं उनका हाथ थामकर बैठा था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा याद रखना, सब कुछ बदल सकता है मगर सच कभी नहीं बदलता। अगर किसी की मदद कर सकते हो तो ज़रूर करना, चाहे वक्त कितना भी बदल जाए। वह रात मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस रात के बाद से मैं अपनी माँ की दुआओं से अलग हो गया था। और आज जब मैं जगदीश साहब की पत्नी को इस हाल में देख रहा था, मुझे खुद को बहुत ही कमज़ोर महसूस हो रहा था। मैंने तुरंत ही दरवाज़ा खोला। गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे। सिग्नल मिल चुका था, मगर मैं जैसे इस पल में कैद हो गया था। मेरे ज़मीर ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैंने एक पल भी नहीं गंवाया और तुरंत ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा।
मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये वही औरत थी, मगर वक्त ने उनके चेहरे पर जो कहानी लिखी थी वह बहुत दर्दनाक थी। मेरा दिल धक से रह गया। ये जगदीश की पत्नी है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। जो कभी कीमती गाड़ियों में घूमती थी, जो किसी जमाने में नरम और महंगे कपड़ों से सजी धजी रहती थी, आज वही औरत भिखारन की तरह जमीन पर बैठी थी। वह लोगों की तरफ दयनीय नज़रों से देख रही थी, मगर कोई भी उन्हें पहचानने को तैयार नहीं था। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल में हजारों सवाल उठने लगे। ये क्या हो गया? क्या वह गायब हो गई थी? क्या जगदीश साहब ने उन्हें छोड़ दिया था? क्या कोई और मुसीबत उन पर टूट पड़ी थी? मेरे दिमाग में सालों पुरानी बातें ताज़ा हो गई। वह पल जब उन्होंने वह बैग मेरे पास रखवाया था, उनकी वह घबराई हुई आवाज़, उनकी आंखों में छुपी हुई बेचारगी। मैं भागकर उनके पास गया। सिग्नल खुल चुका था, गाड़ियां हरकत में आ चुकी थी, मगर मैंने एक पल भी नहीं गंवाया और उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी गुमशुदा चीज को पा लिया हो। उन्होंने धीरे से मेरी तरफ देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर उनकी आंखों में चमक उभर आई, जैसे वक्त के पर्दे अब अलग हो गए हो। तुम, ये कहकर उनके होठ कांप गए। मैंने बेताबी से कहा, मेम साहब, मैं वही हूँ, वही जो आपने सालों पहले मिला था, जो ठेले पर पकोड़े बेचता था। क्या आपको याद है, आपने एक दिन मेरे पास वह एक बैग रखवाया था? यह सुनते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून सा गया। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, एक उदास मुस्कान। तुमने तुमने वह बैग अभी तक संभाल रखा है? मैंने सिर हिलाया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ मेम साहब, वह आज भी मेरे पास है। मैंने उसे कभी नहीं खोला। मैंने इंतजार किया कि एक दिन आप आएगी और उस बैग को वापस लेगी। वह धीरे से बोली, जैसे उनके हर शब्द के साथ कोई पुरानी याद, कोई पुराना जख्म झलक रहा हो। मेरी दुनिया बदल गई बेटा। जगदीश ने मुझे छोड़ दिया। मेरे पास सब कुछ था, मगर वह सब कुछ लूट गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं यहाँ हूँ, मगर मैं कहीं की नहीं रही। उनके शब्द मेरे दिल को चुभ रहे थे। क्यों? ऐसा क्या हुआ? उन्होंने अपना सिर झुका लिया। वह बैग जो मेरे तुम्हारे पास रखवाया था, वह मेरी आखिरी उम्मीद थी, मगर मैं उसे लेने नहीं आ सकी। जगदीश को पता चल गया था कि वह बैग मेरे पास था और उसमें मुझसे कुछ छीन लिया। अब मैं दूसरों पर निर्भर हो गई हूँ, सड़कों पर आ गई हूँ। कोई मुझे पहचानता भी नहीं। मैं तो दंग रह गया। ये भाग्य का कैसा खेल था। अब मेरे लिए एक पल भी गंवाना मुमकिन नहीं था। मेम साहब, मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपकी अमानत लौटा दूंगा। उन्होंने थके हुए लहजे में कहा। अब कैसी अमानत बेटा, सब कुछ तो खत्म हो चुका है। मगर मैंने उनसे जिद की नहीं। जो चीज़ आपकी थी वो आपको वापस मिलेगी, चाहे जो भी हो। मैं उन्हें अपने गाड़ी में बिठाकर अपने ऑफिस ले आया। वह खामोश बैठी रही, जैसे सालों की तकलीफ उनकी रूह में गहराई तक जम चुकी थी। मैंने जल्दी से अलमारी खोली और वह बैग निकाला जो सालों से मेरी जिंदगी का हिस्सा बना हुआ था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने मिट्टी से सने हुए उस काले चमड़े के बैग को उनके सामने रख दिया। ये लीजिए मेम साहब, आपकी अमानत। उन्होंने बैग को देखा, जैसे किसी खोई हुई चीज़ को दोबारा पा लिया हो। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। इसे एक बार खोलकर तो देखो बेटा। फिर मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। मैंने कांपते हाथों से बैग की जिप खोली और जैसे ही मैंने बैग का मुंह खोला, एक अजीब सी ठंडी लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। यह वही पल था जिससे मैं सालों से बचता आया था। वह राज जिसे मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की, आज खुद ब खुद मेरे सामने आ गया था। मेरी दिल की धड़कनें थम गई। बैग के अंदर कुछ पुराने कागजात थे जिनकी हालत खराब थी। कुछ खस्ता हाल दस्तावेज और एक छोटा सा लोहे का बक्सा पड़ा था। मगर जो चीज़ सबसे ज़्यादा दर्दनाक थी वह थी एक पुराना खून से सना हुआ चमड़ा जिस पर वक्त की धूल जम चुकी थी। मेरी तो सांसें ही रुक गई। ये क्या है? मैंने डरती हुई आवाज़ में पूछा। जगदीश की पत्नी खामोश बैठी रही, जैसे उनकी आत्मा कहीं दूर जा चुकी हो। फिर उन्होंने धीरे से अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में ऐसा दर्द था जो मैंने कभी नहीं देखा था। ये मेरे बेटे का खून है बेटा। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया। आपका बेटा? मैंने हैरानी से दोहराया। मगर जगदीश साहब का तो कोई बेटा नहीं था। उन्होंने गहरी सांस ली। नहीं, ये वह हकीकत है जो दुनिया से छुपाई गई।
जगदीश ने मेरी कोख से जन्मे मेरे दिल के टुकड़ों को मार दिया। ये सुनकर मेरे पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। कैसे मेम साहब, मुझे कुछ बताइए, मैं सब जानना चाहता हूँ। ये सब कैसे हुआ? यह सुनकर वह जैसे कई साल पीछे चली गई। मैं एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे पिता के देहांत के बाद मैं अपने पति के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। मेरा पति एक ईमानदार और शरीफ इंसान था जो मुझसे सच्चा प्यार करता था, मगर शायद मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे पति का एक सड़क हादसे में देहांत हो गया और फिर मैं इस दुनिया में अकेली रह गई, अपने छोटे से बेटे के साथ, जिसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती थी। मेरे पति अपनी दौलत और जायदाद अपने बेटे के नाम कर गए थे और अब मैं उनके इतने बड़े कारोबार और दौलत की रखवाली बन गई थी, जब तक कि मेरा बेटा बड़ा न हो जाता। और फिर यही वह पल जब जगदीश मेरी ज़िंदगी में आया। जगदीश ने मेरे दुख के समय में मुझे सहारा दिया, मेरी तन्हाई का फ़ायदा उठाया, मेरी इज्जत, मेरी दौलत और मेरे विश्वास को जीतने की पूरी कोशिश की। मगर असल में उसका मकसद मेरी मोहब्बत नहीं था, बल्कि उसकी नज़र मेरी दौलत पर थी। जगदीश ने मुझसे शादी कर ली, मगर सच्चाई में वह मेरे दिल का नहीं, बल्कि मेरे बैंक अकाउंट का मालिक बनना चाहता था। पहले तो सब कुछ ठीक लगा। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरा दुख बांटता था और मेरा हमसफ़र बनने का नाटक करता रहा। लेकिन जगदीश के सब्र का पैमाना उस दिन भर गया जब उसे ये पता चला कि मेरी सारी दौलत मेरे बेटे के नाम पर है। वह एक पल में भी पूरी तरह से बदल गया। उसकी आंखों में जो नमी थी वह पूरी तरह से ख़त्म हो गई। अब उसकी आंखों में प्यार नहीं था, लालच, गुस्सा और एक साजिश थी। पहले दिन से ही जगदीश मेरे बेटे को पसंद नहीं करता था, मगर मैंने उसे नज़रअंदाज किया, सोचा कि शायद वक्त के साथ वह बदल जाएगा। लेकिन जब उसने मेरे वकील से मेरी दौलत के बारे में सब कुछ जान लिया तो उसका रवैया पूरी तरह से बदल गया। ये क्या, तुम्हारी सारी दौलत तुम्हारे बेटे के नाम पर है? उसने सख्त लहजे में पूछा। मैंने धीरे से कहा, हाँ, ये मेरे पहले पति की आखिरी निशानी है और मैं उसका हक उसे देने से कभी पीछे नहीं हटूंगी। उस वक्त जगदीश के चेहरे पर जो गुस्सा था उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। उस दिन मैं समझ गई थी कि अब मेरा बेटा खतरे में है और फिर मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया। एक रात मैं अपने बेटे के साथ बैठी थी, वह मेरी बाहों में सो रहा था। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला और जगदीश अंदर आया। उसकी आंखों में कोई रहम नहीं था, कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ये बच्चा अगर जिंदा रहा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर मेरा कलेजा दहल गया। जगदीश, तुम क्या करने जा रहे हो? मैंने चीख कर कहा, मगर उसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। मेरी दुनिया उजड़ गई। अगली सुबह जगदीश मेरे पास आया। उसका चेहरा ठंडा पड़ा हुआ था, जिस पर कोई भी भाव नहीं थे। तुम्हारा बेटा मर गया है, बस उसने बड़े ही आराम से शब्दों में ये बात कह दी, जैसे कि ये कोई मामूली बात हो। यह सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं चीख पड़ी और अपना सिर हिलाने से टकराने लगी, मगर वह खड़ा रहा, जैसे कि मैं कोई तमाशा हूँ, जैसे कि यह सब कुछ पहले से तय था। जब मैंने सब कुछ खो दिया तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन अभी भी एक चीज़ बची थी। मैं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है, मगर मैं जगदीश को सज़ा देना चाहती थी। मैंने अपनी बची हुई ताकत को जुटाया और वे सारे दस्तावेज, वकील के कागजात और सबूत जो सब ये साबित कर सकते थे कि मेरी जायदाद मेरे बेटे के नाम पर थी, एक बैग में रख लिए। और यही वह काले चमड़े का बैग था। मुझे मालूम था कि जगदीश मुझ पर भी हाथ डालेगा, वह मुझे भी ख़त्म कर देगा, ताकि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा ना हो सके। इसलिए मैंने वह बैग छुपा लिया और जान बचाकर भाग गई। और तब मैंने एक अजनबी पर भरोसा किया। मैंने तुम्हें देखा, एक सादा ईमानदार इंसान जो अपनी ज़िंदगी की रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। मैंने तुम पर भरोसा किया। मैंने वह काला बैग तुम्हें दिया और कहा, ये मेरे लिए बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखना, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगी। और फिर मैं वहाँ से गायब हो गई, क्योंकि जगदीश से मुझे अपनी जान का खतरा था। जब मैं अपनी अमानत लेने आई थी तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अब मैं यहाँ हूँ, इस फुटपाथ पर बैठकर रोटी के कुछ टुकड़े बीनने के लिए मजबूर हूँ। और वह जगदीश अभी भी अपनी दौलत के नशे में चूर, ताकत के नशे में मदोस एक कामयाब इंसान बना बैठा है।
लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि तुमने वह अमानत संभाल कर रखी है। अब वक्त आ गया है कि जगदीश से उसके हर एक जुल्म का हिसाब लिया जाए। मेरा दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये बैग मैंने तब छुपाया था जब मैंने वह खून के सने कपड़े देखे थे और इन दस्तावेज को संभाला था, ताकि किसी दिन अगर मैं जिंदा रहूं तो दुनिया को यह सच बता सकूं। मैंने कहा, लेकिन आप फिर ये बैग मेरे पास रखकर चली क्यों गई? मेरे सवाल किया। वह बोली, क्योंकि जगदीश को मालूम पड़ गया था कि मेरे पास सबूत हैं। वह मुझे मारना चाहता था, मुझे ख़त्म करना चाहता था। मैंने किसी तरह से वह बैग निकाला और तुम्हारे पास रखवा दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम एक ईमानदार इंसान हो और तुम इसकी हिफाजत करोगे। और फिर मैं खुद को बचाने के लिए भागती रही, यहाँ वहाँ छुपती रही और आखिरकार मैंने सब कुछ खो दिया। मैं सोच में पड़ गया, अब क्या होगा? मैं ये सोचते हुए बैठ गया। मेम साहब, अब आप क्या करेगी? उन्होंने अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में एक नई रोशनी थी। इंतकाम या इंसाफ? अब मैं करूंगी जो बरसों पहले मुझे कर लेना चाहिए था। मैं ये सबूत लेकर जगदीश को बेनकाब करूंगी। मैं जानता था कि ये काम इतना आसान नहीं होगा। जगदीश मालिक एक बहुत बड़ी शख्सियत था। वह ताकतवर था, रसूख रखने वाला आदमी था। अगर उसका ये राज खुला तो सब कुछ बर्बाद हो सकता था। अब मेरे सामने बस एक फैसला था। क्या मैं इस लड़ाई में मेम साहब का साथ दूं? क्या मैं जगदीश जैसे आदमी के खिलाफ खड़ा हो जाऊं, या फिर मैं खामोश रहकर अपनी कामयाब जिंदगी का लुत्फ उठाऊं? मेरे अंदर जंग छिड़ी चुकी थी। बैग का राज खुल चुका था और मेरे सामने एक खौफनाक हकीकत पड़ी हुई थी। जगदीश साहब ने अपने बेटे का कत्ल कर दिया था और इस जुर्म के तमाम सबूत बरसों से मेरे पास सुरक्षित थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह बैग, जिसे मैंने अमानत समझकर संभाल रखा था, एक ऐसी कयामत का गवाह होगा जो इंसानियत को झकझोर कर रख देगी। मेरे दिल में एक कसक थी, क्या मैं जगदीश जैसे आदमी के खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ? क्या मैं अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर सच्चाई का साथ दूं, या फिर मैं खामोश रहूं और ये मामला यहीं छोड़ दूं? मेम साहब ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द था, मगर साथ ही एक प्रार्थना भी थी, जैसे वह उम्मीद कर रही थी कि मैं उन्हें अकेला न छोड़ूं। वह बोली, बेटा, अब ये फैसला तुम्हें करना है। मैं जानती हूँ कि जगदीश ताकतवर इंसान है, वह तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम वही ईमानदार इंसान हो जिसने सालों तक मेरी इमानत की हिफाजत की। ये सुनकर मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। ये फैसला आसान नहीं था, मगर मेरे नसीब में शायद यही लिखा था। जगदीश एक बहुत बड़ा कारोबारी था। वह एक ऐसा आदमी था जिसके पीछे बड़े बड़े राजनेता, पुलिस और कई ताकतवर लोग खड़े थे। उसके खिलाफ कोई कदम उठाना मतलब खुद को खतरे में डालने के बराबर था। मेम साहब, अगर हमने ये राज सबको बता दिया तो जगदीश हमें ख़त्म करने में एक पल भी नहीं लगाएगा। मैंने चिंता जताई। उन्होंने गहरी सांस ली। मैं जानती हूँ, मगर क्या यह खौफनाक सच्चाई सबके सामने लाने से हमें रोक सकती हैं? अगर मैं ये सब बर्दाश्त कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? मेरे पास अब कोई जवाब नहीं था। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में डूबी हुई लग रही थी। मैंने लोगों को कई तरह की धोखाधड़ी करते देखा था, मगर आज जो कसक मेरे दिल में थी वह सबसे बड़ी थी। क्या मैं अपनी कामयाबी और इज्जत और अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा सकता था? मैं खामोश था और वह मुझे देख रही थी, जैसे कि मेरे अंदर उठ रहे तूफान को पढ़ रही हो। बेटा, तुम जो भी फैसला करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मगर याद रखना, कई बार जुल्म को देखकर खामोश रहना सबसे बड़ा गुनाह होता है। उनकी ये बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। उस रात से मैं सो न सका। मेरे जहन में बार बार वह पल आ रहा था जब जगदीश की पत्नी ने मेरे हाथ में वह खून से सना हुआ कपड़ा दिया था। जब मैंने दस्तावेज देखे थे जो जगदीश के गुनाहों की गवाही दे रहे थे। मैं अपने उन दिनों को याद करने लगा था जब मैं एक पकोड़े बेचने वाला था, और आज जब मैं एक कामयाब होटल चेन का मालिक था। तो क्या ये कामयाबी अब मुझे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने से रोक रही थी? तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी कामयाबी का? मैंने मेम साहब को बुलाया और उनके सामने बैठकर कहा, मेम साहब, मैंने फैसला कर लिया है, हम जगदीश के खिलाफ खड़े होंगे। ये सुनकर उनकी आंखों में खुशी थी और खौफ भी, जो एक साथ झलक रहा था।
मगर ये आसान नहीं होगा बेटा, उन्होंने कहा। मुझे परवाह नहीं, मैंने मजबूत लहजे में कहा। अगर मैं सच का साथ दे सका तो सारी जिंदगी अपने जमीर का बोझ उठाता रहूँगा। मैंने ये अमानत बरसों संभाली है और अब वक्त आ गया है कि इसे वहाँ पहुँचाया जाए जहाँ इसका हक बनता है। हमें अब ऐसे किसी सख्त की ज़रूरत है जो जगदीश के खिलाफ केस लड़े, मगर ऐसा वकील मिलना आसान नहीं था। मैंने अपने काबिल और भरोसेमंद दोस्तों से बात की और फिर एक ऐसे वकील का पता चला जो जुल्म के खिलाफ केस लड़ने में पूरे शहर में मशहूर था। मैंने बेग के तमाम सबूत वकील को दिए। जब उन्होंने वह दस्तावेज देखे तो उनके चेहरे पर भी हैरत नाचने लगी। ये केस जितना आसान नहीं होगा, वकील ने कहा। जगदीश के पास ताकत है, पैसा और सबसे बढ़कर वह जानता है कि अपनी सच्चाई को कैसे छुपाना है। हमें इस बात की परवाह नहीं है, मैंने मजबूत लहजे में कहा। यह केस जीतना नहीं है बल्कि इंसाफ दिलवाना है। जैसे ही हमने केस दर्ज करवाया उसी रात मेरे घर के बाहर कई गाड़ियां आकर रुक गई। मैंने गार्ड से आकर बताया, कुछ लोग आपके बारे में पूछ रहे थे। जगदीश को खबर हो चुकी थी। अगली समय मुझे एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फ़ोन से दूसरी तरफ एक कड़क आवाज़ थी। मैं खामोश रहा। ये जो खेल तुम खेल रहे हो इसका अंजाम तुम्हें अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगर पैसा चाहिए तो बताओ, कितनी रकम चाहिए और ये केस वापस ले लो। यह सुनकर मेरा खून खोल उठा। मैंने कहा, मेरी कोई कीमत नहीं लगती जगदीश साहब, जो सच है वह सबके सामने आएगा। दूसरी तरफ कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर एक और धमकी दी गई, अगर तुम पीछे नहीं हटे तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। फ़ोन कट चुका था मगर मैं पीछे हटने वाला नहीं था। ये जगदीश की पहली चाल थी। वह जानता था कि मैं उसके खिलाफ खड़े होने का फैसला कर चुका हूँ और अब वह मुझे रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था कि अब मैं किसी की धमकी से डरने वाला नहीं। जगदीश की धमकी मेरे कानों में गूंज रही थी, अगर तुम नहीं माने तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मेरे हाथ में मोबाइल था मगर मेरा दिमाग किसी और ही दुनिया में चला गया। क्या मैंने सही फैसला किया था? क्या मैं एक ऐसी जंग में कूद चुका था जिसका अंजाम बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं था? लेकिन अगले ही पल मेरे अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। यही तो खौफ है जिसकी वजह से कई बार ऐसे जुल्म करने वाले लोग और ताकतवर बन जाते हैं और बेचारे कमज़ोर लोग सारी ज़िंदगी खामोशी से गुजार देते हैं। मगर मैं खामोश नहीं रह सकता। अगली सुबह मैं वकील के ऑफिस पहुंचा। मैम साहब पहले से वहां मौजूद थी। उनके चेहरे पर थकान थी मगर एक उम्मीद की किरण भी झलक रही थी। क्या हुआ? जगदीश का फ़ोन आया था, उन्होंने पूछा। मैं इस बात पर हाँ में सिर हिला दिया। उसने धमकी दी है कि केस वापस ले लो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वकील ने गहरी सांस ली। यह तो होना ही था। वह खतरनाक आदमी है और वह किसी भी हद तक जा सकता है। तो फिर क्या करें? मैंने बेचैनी से पूछा। वकील ने एक मुस्कुराती हुई नज़र में मुझे देखा, जैसे कि वह मेरे दिल की बेकरारी को समझ रहा हो। हम ये केस आगे बढ़ाएंगे लेकिन होशियारी से। जगदीश को अंदाज़ा नहीं होने देना है कि हम कौन से पत्ते खेलने वाले हैं। हमारा पहला कदम होगा अपने साथ मीडिया को मिलाना और सच को दुनिया तक पहुंचाना। जगदीश के खिलाफ केस अदालत में दायर हो चुका है, लेकिन हम जानते हैं कि कानूनी जंग में वह अपने सारे बड़े बड़े संबंधों और पैसों का इस्तेमाल करने वाला है और इसलिए हमें जनता की ताकत की ज़रूरत थी। हमने एक बहुत ही बड़े रिपोर्टर से मुलाकात की जो कि करप्शन और जुल्म के खिलाफ अपनी बेबाक रिपोर्ट के लिए मशहूर था। जब मैंने उसे जगदीश की कहानी सुनाई तो वह मुझे गौर से देखने लगा। क्या आपके पास सबूत है? उसने संजीदा लहजे में पूछा। मैंने बैग से वह खून से सना कपड़ा, मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट निकालकर उसके सामने रख दी। यह सब कुछ मेरे पास और ये है जगदीश की हकीकत जो सालों तक छुपा रही थी। उस रिपोर्टर ने सारे कागजात देखे और एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह कहानी मैं छापूंगा, लेकिन सोच लो इसके बाद तुम पर खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जगदीश सिर्फ धमकियां नहीं देता, वह उन धमकियों को अमल भी करता है। तुम्हें तैयार रहना होगा। इस खबर के अखबार में छपने के सिर्फ एक ही दिन बाद ही मेरे सबसे बड़े होटल की ब्रांच में अचानक से ज़बरदस्ती छापा मारा गया। पुलिस ने मुझ पर टैक्स चोरी करने और गैर कानूनी कारोबार करने का इल्ज़ाम लगाकर
मेरे होटल को सील कर दिया। ये जगदीश की पहली चाल थी। मेम साहब मेरे पास आई। उनके चेहरे पर परेशानी थी। बेटा, मैंने कहा था कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। मैंने गहरी सांस ली। मेम साहब, मैं जानता था कि ऐसा होगा, लेकिन अब हम पीछे नहीं हट सकते। वकील ने हमें फौरन ही अदालत में अपनी बात रखने की राय दी। हमने जगदीश के खिलाफ मजबूत सबूत अदालत में जमा कर दिए। हमने सिर्फ अदालत में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी सच को फैलाना शुरू कर दिया। #जस्टिस फॉर द लॉस्ट चाइल्ड एक्सपोज जगदीश ये ट्रेंड करने लगा। लोग जगदीश के खिलाफ सवाल उठाने लगे। एक रात जब मैं अपने ऑफिस में बैठा था, अचानक मेरा फ़ोन बजा। वह एक अनजान नंबर था। सुन लो पकौड़े वाले, जितना आगे जाओगे तुम्हारी तबाही उतनी ही बड़ी होगी। तुमने जो करना था कर लिया। अब ये मेरी आखिरी वार्निंग है। अब भी वक्त है, केस वापस ले लो, वरना ना तुम रहोगे ना तुम्हारा ये सच। मैंने फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये जंग का ऐलान था। अगली सुबह जब मैं अपने होटल के बाहर खड़ा था, तभी एक काले रंग की कार मेरे करीब से गुजरी और अचानक लड़ाई शुरू हो गई। गोलियां चलने लगी। एक गोली मेरे सिर के पास से गुजरी। मैं फौरन जमीन पर गिर गया। लोग चीखने लगे। सब तरफ अफरा तफरी मच गई। पूरा माहौल एक भयानक मंजर में बदल गया। ये एक जगदीश का संदेश था, जिसे मैं समझ जाऊं कि अब मुझे मारने में भी देर नहीं करेगा। मेरे गार्डों ने मुझे फौरन गाड़ी में डाला और एक सुरक्षित जगह ले गए। मेम साहब ये सुनकर बहुत घबरा गई। बस अब बहुत हो गया, मैं अदालत में जाकर खुद गवाही दूंगी। मैंने उन्हें रोका। मेम साहब, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन अब मैं और ज़्यादा खामोश नहीं रह सकती। बेटा, ये केस तुमने नहीं, मैंने दर्ज करवाया था। मेरे जिस बेटे को जगदीश ने मुझसे छीन लिया, अब मैं उसकी माँ होने का हक अदा करूंगी। उनकी आंखों में ऐसा जुनून था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हमने फैसला कर लिया था कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। जगदीश जो खेल खेल रहा था, अब हम वही खेल उसके खिलाफ खेलने वाले थे। इस मुकदमे का फैसला या तो अदालत करेगी या फिर किस्मत, लेकिन अब हम हार नहीं मानेंगे। यह मुकदमा अब अपने आखिरी मोड़ पर दाखिल हो चुका था। जगदीश ने मुझे मनाने की पूरी कोशिश कर ली थी। मेरे होटल बंद करवा दिए थे, बहुत सारी धमकियां दी थी, यहाँ तक कि जान से मारने की कोशिश भी की थी, मगर मैं और मेम साहब पीछे हटने वाले नहीं थे। हमने वह सब कुछ खो दिया जिसे खोने का हमें डर था। अब बस सिर्फ एक चीज़ बची थी, इंसानियत। जगदीश के खिलाफ केस की पहली बार कायदे में पेशी होने वाली थी। यह वह मौका था जब मेम साहब को अदालत में खड़े होकर अपनी गवाही देनी थी। वह सच जो वर्षों पहले दबाया गया था, उसे सबके सामने लाना था। अदालत के बाहर मीडिया के कैमरे, रिपोर्टर्स, जनता और बहुत बड़ी तादाद में जमा थे। ये केस एक मामूली केस नहीं रह गया। ये एक बहुत बड़े जालिम इंसान के खिलाफ इंसान की जंग बन चुका था। जब मेम साहब को गवाही के लिए बुलाया गया तो मैंने देखा कि उनके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे, मगर आंखों में जो गुस्सा था, जो जुनून था, वह किसी पहाड़ से कम नहीं था। वकील साहब ने कहा, मेम साहब, अब आप अदालत को बता सकती हैं कि आप अपने बेटे के साथ क्या हुआ है। मेम साहब ने एक पल के लिए खामोशी ओढ़ी। उनके हाथ कांप रहे थे, मगर आंखों में जुनून था। उन्होंने जगदीश की तरफ देखा, वही जगदीश जो हमेशा एक ताकतवर और बेखौफ नजर आता था, आज पहली बार बेचैन लग रहा था। फिर मेम साहब ने वह सच बोल दिया जो बरसों पहले दबाया जा रहा था। मेरा बेटा 5 साल का था जब जगदीश से मैंने दूसरी शादी की थी। एक दिन मेरा बच्चा मेरी गोद में सो रहा था जब ये जालिम इंसान उसे मुझसे छीनकर ले गया और उसे मार दिया, क्योंकि वह चाहता था कि मेरी दौलत उसके हाथों से निकलकर किसी और के पास चली जाए। अदालत में यह लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? जज ने संजीदगी से पूछा। मेम साहब ने एक लहजे के लिए मेरी तरफ देखा। मैंने आगे बढ़कर वह काले चमड़े का बैग पेश किया जिसमें मैंने वह अमानत बरसों पहले संभाल रखी थी। यह सबूत है जज साहब, ये वे दस्तावेज है जो मेरे पहले पति ने तैयार करवाए थे। ये कानूनी कागजात है जिसमें सब लिखा है कि मेरी दौलत का असली वारिस मेरा बेटा है, न कि जगदीश। ये वे सारे कागजात हैं जिन्हें जगदीश ने मुझसे छीना और जलाने की कोशिश की थी, मगर मैं उन्हें बचाकर ले आई। अदालत में लोग आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। जगदीश के वकील ने फौरन विरोध उठाया।
यह झूठ है। इन दस्तावेजों का जगदीश के मामले से कोई भी रिश्ता नहीं है। इसमें कहाँ लिखा है कि जगदीश ने यह खून किया है? मेम साहब ने सिर उठाया। अगर ये झूठ है तो ये बताने की कोशिश करे कि मेरा बेटा कहाँ है, वह क्यों अचानक गायब हो गया, क्यों मैं आज अदालत में खड़ी हूँ जबकि असली वारिस यहाँ नहीं है। जज ने गहरी नज़रों से जगदीश को देखा और फिर कहा, क्या आपके पास इस बात के खिलाफ कोई और मजबूत सबूत हैं? मेम साहब एक लम्हे के लिए थकी हुई सी नीचे देखने लगी, मगर फिर वह बुलंद आवाज़ में बोली, जज साहब, मैं आपको सबूत दे सकती हूँ। जब अदालत में सच बोला गया तो मेम साहब ने अपनी शॉल में हाथ डाला और एक पुराना मोबाइल निकाला जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, मगर वह अभी भी काम कर रहा था। यह वह मोबाइल है जिसमें जगदीश की वह बातचीत सुरक्षित है जो उसने मेरे बेटे को कत्ल से पहले अपने आदमियों के साथ की थी। अदालत में एक बार फिर से खुसर फुसर होने लगी। वकील ने मोबाइल लिया और अदालत की इजाज़त से ऑडियो चलवाई। जगदीश की तेज आवाज़ अदालत में गूंज उठी। ये लड़का जिंदा रहा तो मेरी सारी दौलत खत्म हो जाएगी। अगर ये बड़ा हुआ तो सब कुछ इसके हाथ में चला जाएगा। मैंने इसकी माँ से शादी सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए की थी, न कि इनके मनुष्य बच्चे के लिए। इसका वजूद ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ये सुनकर अदालत में सनसनी फैल गई। ये वह सबूत था जिसने जगदीश के चेहरे से ताकत और गुरूर का आखिरी नकाब भी उतार दिया। जगदीश, जो इस पूरी कार्रवाई के दौरान खामोश था, अचानक अपनी कुर्सी से उठा और चीखा, ये औरत झूठ बोल रही है। ये मुझे बदनाम करने के लिए खेल खेल रही है। मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस केस को फौरन खारिज कर दिया जाए। जज ने एक पल उसे गौर से देखा और फिर संजीदगी से बोले, अगर तुम्हें यकीन है कि ये सारे इल्ज़ाम झूठे हैं तो तुम अदालत को बताओ कि यह लड़का कहाँ है। यह सुनकर जगदीश का रंग बदल गया। वह एक पल खामोश हो गया, फिर झूठ बोलने की कोशिश की। वह लड़का कहीं चला गया था, वह घर से भाग गया। मेम साहब ने सख्त लहजे में कहा, तो फिर बताओ, उस रात मेरे कमरे में आकर तुमने क्या किया? वह खून के धब्बे मेरे बेटे के कपड़ों पर क्यों थे? अगर वह भागा था तो फिर से दोबारा कभी क्यों नहीं देखा गया? जज ने एक लम्हे के लिए सिर झुकाया, फिर गहरी सांस लेकर फैसला सुनाया। जगदीश को तुरंत हिरासत में लिया जाए और इस केस की अच्छे से तहकीकात की जाए। ये अदालत जगदीश पर कत्ल सबूत मिटाने और धमकियां देने के सारे इल्ज़ाम लगाती हैं। पुलिस फौरन आगे बढ़ी और तब जगदीश की आंखों में पहली बार खौफ नजर आया। ये सब झूठ है, वह चिल्लाया, मगर अब उसकी कोई नहीं सुन रहा था। आखिरकार इंसाफ मिल गया था। जब अदालत बर्खास्त हुई तो मैंने मेम साहब की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर ये खुशी और सुकून के आंसू थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा, अगर तुम ना होते तो मैं ये कभी नहीं कर पाती। तुमने मेरी अमानत संभाली और उसे सही जगह पहुंचाया। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेम साहब, ये सिर्फ आपकी जंग नहीं थी, ये हर उस इंसान की जंग थी जो सच के लिए लड़ता है। सब कुछ खत्म हो चुका था, मगर मैं जानता था कि ये कहानी सिर्फ जगदीश के जेल जाने पर ख़त्म नहीं होगी। ये कहानी एक ईमानदार इंसान की थी जो एक अमानत को बरसों से संभाले रखा, फिर इसलिए कि सच एक दिन दुनिया के सामने आ सके। ये कहानी एक माँ की थी जिसने अपने बेटे के लिए इंसाफ हासिल करने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। और सबसे बढ़कर ये कहानी उस सबक की थी, सच को दबाया जा सकता है मगर हमेशा के लिए नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।